Good evening, everyone. Good evening, ma'am. How are you? Good Okay. evening, ma'am. Good evening, beta. So in the last class, we had started with the chemical equilibrium chapter. And in the chemical equilibrium, I think we have done with the laws of the chemical equilibrium. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So in the today's class, we are going to start with KC KP की calculation भी आपको बता दिया था, relationship भी I had done. एंड उसमें आपको केसी और केपी के फॉर्मेट के लिए नंबर ऑफ मोल से कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया था. ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? Yes, ma'am. तो आज हम स्टडी करेंगे इसमें सबसे पहले ली चैटरलियर प्रिंसिपल. ली चैटरलियर प्रिंसिपल. नाउ व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट? It states that if the equilibrium is subjected to change in temperature, pressure, concentration, etc., then it will shift itself in such a way so as to undo the effect of change produced. इसका मीनिंग क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम इज अ वन ऑफ द मेटास्टेबल स्टेज ऑफ अ रिएक्शन. तो अगर किसी रिएक्शन में वी आर गोइंग टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना, इक्विलिब्रियम को चेंज करना का मतलब हो गया कि हमने, देखो जब इक्विलिब्रियम आता है ना तो कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट की, टेम्परेचर या जो भी प्रेशर है, ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर दें. जैसे रिएक्टेंट में कुछ मिला दिया और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट ऐड कर दिया कुछ, तो ऐसे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. बट देखा क्या गया कि जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो इट विल री इस्टेब्लिश इटसेल्फ. तो वो अपने आप क्या करेगा, किसी ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में जो चेंज किया था ना, द चेंज दैट वी हैव डन, दैट चेंज इज अनडन. ठीक है, वो खत्म हो जाए. दैट इज कॉल्ड एज अ ली चैटरल प्रिंसिपल. मतलब रीगेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा. ठीक है, इसकी हम थोड़ी थोड़ी जो है एप्लीकेशंस देखते हैं बच्चा. फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द concentration. Effect of the change in the concentration में क्या होता है कि if we change the concentration of reactant, if we change the concentration of reactants at the equilibrium, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पे हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की चेंज कर दे तो बताओ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? रिएक्टेंट बढ़ गया ना, तो अब इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टैब्लिश करने के लिए या रीगेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोल लो, उसके लिए उस डायरेक्शन में जाएगा जो आपने इंक्रीज इन द रिएक्टेंट किया है वो यूटिलाइज हो जाए. ठीक है, तो द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. Okay, and now the change in the concentration of product. If we change in the concentration of reactant, मतलब basically we are increasing the concentration of reactant. ठीक है, तो change in the concentration of products, और change हमने क्या किया इसमें? Increase in the concentration of product अगर हमने कर दिया.
तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स को अब यूटिलाइज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। Is that clear, beta? Can I shift the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, जी. तो second is effect of the change in the pressure. Effect of the change in pressure. पहले तो बच्चा इस बात का आप ध्यान रखोगे कि इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्रेशर तब आपके पास यूज होगा अगर आपके पास सिस्टम में गैस इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड गैसियस सिस्टम इज देयर, गैसेस पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड एंड द लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्रेशर क्या होगा, देखिए गैस पे अप्लाई करके, इसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोल सकते हो, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस 3 molecules of hydrogen, when they combine they are giving us the 2 molecules of ammonia। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर इस सिस्टम पे, इंक्रीज इन द प्रेशर। So if there would be the increase in the pressure, तो what would be there? There would be the decrease in the volume. ठीक है, increase in the pressure decreases the volume of the gas, decreases the volume. अब volume decrease हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? By the decrease in the volume, what would be there? तो with the decrease in the volume, बेटा अब ये देखो, पहले जो गैस आपकी कंटेनर में यहाँ तक आ रही थी, अब अगर आप गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो सारी गैस अब इतने से पोर्शन में आ जाती है। तो गैस पे प्रेशर अप्लाई करने से जब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो एक यूनिट वॉल्यूम अगर हम ले, इसका 1 यूनिट पोर्शन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले से ज्यादा आएंगे। तो डिक्रीजेस द वॉल्यूम बट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, increases the number of molecules per unit volume। This implies the equilibrium shift itself in such a way, shift itself in such a way that number of molecules in which number of molecules decreases, in which the number of molecules डिक्रीजेस। देखो बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं हम, प्रेशर के अप्लाई करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ इन सच अ वे कि जो इंक्रीज हुए हैं मॉलिक्यूल वो डिक्रीज हो जाएं दोबारा। अब ये कैसे चेक करेंगे रिएक्शन में, रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट की साइड कितने मॉलिक्यूल्स है, देखो रिएक्टेंट की साइड 3 + 1 4 है, प्रोडक्ट की साइड कितने मॉलिक्यूल है, और ये गैसियस स्टेट में लेने हैं। अगर कोई सॉलिड स्टेट है तो उसे आप इग्नोर करोगे, सॉलिड्स कंप्रेस नहीं हो सकते। प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है, प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है, रिएक्टेंट की साइड बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 है। तो हमें इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जा रहे हैं। तो दैट मींस इन द प्रेजेंट एग्जांपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, forward direction in this example, in the present example I am talking about। मैम मतलब मैम प्रोडक्ट साइड में जाएंगे मैम? हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट साइड जाएंगे, फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट साइड, बिल्कुल। और ये हमेशा प्रोडक्ट साइड नहीं, इसको क्रैम कर लेना, आपको देखना है, या आप एक लाइन ऐसा याद कर लो ना कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में कम है उस साइड पे जाएगा, ये 2 लाइनें कर लो। प्रेशर के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस साइड में कम होते हैं। अब इसका लॉजिक तो तुम्हें समझ आ ही गया है कि प्रेशर के बढ़ने से
वॉल्यूम कम हो जाएगा, पर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी, तो हमें कम वाली डायरेक्शन में लेके जाना है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में भी कम नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट है, जिस साइड कम नजर आ रहे हैं उस साइड पे शिफ्ट कर दो। पर इस बात का ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट आप कंसिडर कर रहे हो ना, वो गैसीय स्टेट में होनी चाहिए। कई बार हम क्या मिस्टेक कर देते हैं, कई बार कोई सॉलिड स्टेट वाले भी काउंट करके इसमें प्लस करके बता देते हैं कि इसमें इतने हैं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो इंक्रीज इन द प्रेशर वाला तो क्लियर हो गया। डिक्रीज इन द प्रेशर जस्ट इसका रिवर्स है। अगर डिक्रीज इन द प्रेशर करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम Decrease. पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो बेटा अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो शिफ्ट करोगे इक्विलिब्रियम को, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम in the more number of molecule side, more number of molecule side। अब more number of molecule side present example में क्या है, in above reaction ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, Backward. in the above reaction ये शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड। तो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की साइड, रिएक्टेंट को घटाओगे तो बैकवर्ड रिएक्टेंट की साइड। अगर प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की साइड, अगर प्रोडक्ट को कम करोगे तो प्रोडक्ट की साइड। तो बैलेंस हो गया। प्रेशर को बढ़ाओगे तो जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है उस डायरेक्शन में, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो जिस डायरेक्शन में मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस साइड। थर्ड इससे मिलता जुलता ले लेते हैं क्योंकि प्रेशर पढ़ लिया तो वॉल्यूम भी आसानी से आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, effect of change in volume, this is again very easy। प्रेशर का ही कंसीक्वेंस वॉल्यूम ही तो आया था, तो वॉल्यूम तो डायरेक्ट हो जाएगा आपसे। अगर इंक्रीज इन द वॉल्यूम करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। शिफ्ट किस डायरेक्शन में हो जाएगा इक्विलिब्रियम आपका, तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम in the direction of more number of molecules, more number of molecules। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप सेम कॉन्सिक्वेंस है ये जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था, उसमें मैंने प्रेशर से लिया था, यहाँ डायरेक्टली वॉल्यूम से है। तो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम बेटा, तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पर यूनिट वॉल्यूम है, Increase. हाँ जी, पर यूनिट वॉल्यूम increase in the volume तो number of molecules per unit volume decreases, decrease in the volume तो number of molecules per unit volume increases। तो इसका फिर आ जाएगा रिवर्स, shift the equilibrium in the direction of less number of molecules। ओके जी, तो वॉल्यूम और प्रेशर का तो सेम ही था इफेक्ट, मतलब प्रेशर का ही इनवर्स रिलेशनशिप था वॉल्यूम, तो सेम कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट में हम कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट में, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आपको लास्ट क्लास में बताया था ना वॉन हॉफ इक्वेशन वाला, Yes, ma'am. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए वॉन हॉफ इक्वेशन से Yes, आपको ma'am. दिखाया था ना बेटा कि एक्सो के लिए और एंडो के लिए कैसा कैसा होता है, और ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे शिफ्ट करोगे। तो आपके पास अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी इक्वेशन को
किसी कांस्टेंट फैक्टर से तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर बन जाएगी, ये सब सिखा चुके हैं ना। तो ये उसी उसी का ही रिजल्ट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये एंडोथर्मिक के लिए और एक्सोथर्मिक के लिए अलग अलग जाएगा। जैसे मैं इसी की एग्जांपल लिख दूं कि नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया देता है, और मान लो इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है। तो अगर बच्चा फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड उतने ही मैग्नीट्यूड से क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ये एक्सो हो गया, ये एंडो हो गया। अब इससे क्या होगा, अब इसका कंसीक्वेंस ये आएगा कि जब आप इंक्रीज इन द टेम्परेचर करोगे, इंक्रीज इन द टेम्परेचर हमेशा इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिस डायरेक्शन में जो टेम्परेचर बढ़ाया है वो यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। तो एंडो की डायरेक्शन में इंक्रीज इन द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको थर्मोडायनामिक्स से रिलेट कर पा रहे हो? अभी अभी थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए हो। थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी का टॉपिक पढ़ाया था, और थर्मोडायनामिक्स में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ईदर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस और दे कैन बी मेड स्पॉन्टेनियस बाय लोइंग टेम्परेचर, पढ़ाया था ना। और एंडोथर्मिक में इससे Yes, ma'am. पढ़ाया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर ईदर नॉट स्पॉन्टेनियस और दे कैन बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो ये उसी का ही देखो रेपिटेशन आ गया यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, एंडोथर्मिक के डायरेक्शन में। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस क्वेश्चन की पहले बात करो। इन द अबव एग्जाम्पल इंक्रीज इन द टेम्परेचर किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड में ना, क्योंकि फॉरवर्ड तो एंडो है। शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है? नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन वो है जिसमें अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है। The backward direction, that means dissociation of ammonia favors. Dissociation of ammonia favors. ठीक है बेटा, यस मैम। चलो इसका रिवर्स करो। अब डिक्रीज इन द टेम्परेचर करोगे तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा? मैम फॉरवर्ड। अगर आप फॉरवर्ड बैकवर्ड से नहीं याद करोगे, एक्सो एंडो से याद करोगे। शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक, in the direction of exothermic reaction. So in the above example, किस डायरेक्शन में, डिक्रीज इन द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टेम्परेचर कम करने पे फेवर हो रहा है। देखो, जब आपने टेम्परेचर कम किया देन द फॉर्मेशन इज फेवर्ड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हो गया टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट। अब जो आपके पास कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट सबको पता है बेटा क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में स्पीड अप कर देता है। हाँ जी, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, इंक्रीजेस द रेट ऑफ forward as well as backward reaction, as the backward reaction. So it does not affect the equilibrium, दोनों को स्पीड अप कर देगा, affect the equilibrium, but इतना फर्क पड़ जाता है कि it tends to achieve the equilibrium earlier.
it tends to achieve the equilibrium earlier. ठीक है, या एक helps to कर लो. इक्विलिब्रियम पहले से जल्दी आ जाएगा, बट इक्विलिब्रियम को ये शिफ्ट नहीं कर पाता है. ठीक है. 6th पॉइंट है लास्ट, इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. अब इनर्ट गैस के एडिशन का क्या इफेक्ट है? जो इनर्ट गैस की एडिशन है ना, वो 2 हेड्स में होगी. या तो ये भी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपीसीबी वाला टॉपिक पढ़ा था ना, एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम वाला देख लेते हैं. एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप इसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता. जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज ही नहीं होंगे, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. ठीक है, और यहाँ पे इफेक्ट वॉल्यूम वाला ही है. कैसे? एट कांस्टेंट प्रेशर है. अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो बताओ वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? अगर इनर्ट गैस ऐड की तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो जाएगा? यस मैम. तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा ना कि जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है, अंदर वाला प्रेशर गैस का इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो बाहर के प्रेशर को एक्सीड कर देगा और पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो इनर्ट गैस एडेड वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का कॉन्सिक्वेंस तुम्हें पता ही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, फिर इंक्रीजेस यूनिट वॉल्यूम में. तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द लेस मॉलिक्यूल डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ, इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखना पड़ेगा, स्पेस इज नॉट सफिशिएंट, और आई विल राइट दिस इन द एरो लगा के ऊपर जो स्पेस खाली है उस पे लिख देते हैं, एक ही शीट में कवर हो जाएगा. शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. वही वॉल्यूम वाला इफेक्ट है जो पहले पढ़ के आए हो. डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. Is that clear? Yes, ma'am. So this is all about your chemical equilibrium chapter. इसमें लीचेट्रियल पे भी क्वेश्चन आता है और एग्जांपल्स अलग अलग देख सकते हैं. और केसी केपी के रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ जाता है, कब केसी केपी बराबर हो जाते हैं इससे क्वेश्चन आ जाता है. या इसमें क्वेश्चन केसी केपी का एक्सप्रेशन जो नंबर ऑफ मोल से करवाया था लास्ट क्लास में, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है. या बहुत इजी क्वेश्चन होता है जिसमें आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो या 2 को ऐड करके तीसरी इक्वेशन लेते हो, तो केसी केपी कैसे चेंज होगा. अब इसका आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम देख लेते हैं साथ साथ, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे. आयोनिक इक्विलिब्रियम. बिफोर वी विल स्टडी द आयनिक इक्विलिब्रियम, थोड़ा हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में. देखो इलेक्ट्रोलाइट्स या फिजिक्स में आप कंडक्टर्स भी पढ़ते हो गए हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे आपकी मेटल्स, वायर्स. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? दो सब्सटेंसेस which allow the current to pass through them by undergoing chemical change. मेटल्स में से आप इलेक्ट्रॉन पास करो, एज इट इज हो जाएगा जैसी उनकी स्टेट थी. undergoing chemical change. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सब्सटेंस जिनमें से करंट पास होता है इन द एक्वस फॉर्म और द मोल्टन फॉर्म. इन द एक्वस फॉर्म और द मोल्टन फॉर्म. तो या तो हमें उन्हें एक्वस फॉर्म में लेना पड़ता है या हम उन्हें केस फॉर्म में लेते हैं, मोल्टन फॉर्म में, तब उनमें से करंट पास होगा. तो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा वो कितने टाइप का होता है? मैम 2 टाइप्स. हाँ जी, एक तो होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
और एक आपके पास होता है वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, दैट डिसोसिएट कंप्लीटली। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। एक हमारे पास यहाँ पे टर्म होती है अल्फा, जिसे हम बोलते हैं डीओडी। डीओडी की फुल फॉर्म होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका मीनिंग है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड divided by the total number of ions present. ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जो आपके नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट डीओडी है वो अल्फा 1 के बराबर होता है अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। ठीक है, पॉइंट्स में आता है आपके पास अल्फा जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। और इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ होते हैं, चार्ज बैलेंस्ड होता है। एंड द सेकंड थिंग इज हर एक आयन को आप ऐसा ट्रीट करोगे जैसे ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहला टॉपिक है इस पे ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसमें क्या है, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ में मान लो मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, क्या ये इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश करेगा? Will there be the establishment of equilibrium? नो मैम। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। जो हमारा मेन इंटरेस्ट होगा ना इस चैप्टर में, या जितनी भी एग्जांपल्स आएंगी वो सारी की सारी एग्जांपल आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आएंगी। तो मान लो मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो वीक एसिड है HA। पता है ना बेटा आपको, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ठीक है, और HCl सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं दोज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जितने भी वीक एसिड एंड वीक बेस हैं दोज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो HA है वो वीक एसिड है एक, ये मैंने WE लिखा है, इसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर ये वीक है तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा, यहाँ पे एक्वस लगा देते हैं। तो एक तो आपके पास H+ फॉर्म हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, और एक नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। तो आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है तो ये 1 है, और ये दोनों अभी फॉर्म ही नहीं हुए, प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। उस टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो इसमें से ये 1 माइनस अल्फा रह गया, ये अल्फा अल्फा हो गए। मान लो तुम्हें पेपर में 1 से क्वेश्चन नहीं आया, जैसे कोई बच्चा लास्ट क्लास में भी पूछ रहा था, तो इसको मैं C से भी लेके दिखा देती हूँ, ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था। मान लो मैंने स्टार्टिंग में C लिया, ठीक है, कंसंट्रेशन, तो ये 0 थे दोनों। अब C में से C का ही कुछ पार्ट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो ये दोनों बन गए ऐसे। ये मैंने C अल्फा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूंगी कि 5% C का डिसोसिएट हो गया, तो आप पहले C की कैलकुलेशन 5% के साथ करोगे, उसे C में से माइनस करोगे ना। दिस इज लाइक दिस ओनली, की जैसे मैंने लिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C × 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, देखो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड के लिए है तो इसको Ka लिख दो। तो दिस इज H+ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। H+ की वैल्यू है कंसंट्रेशन की C अल्फा, इसकी भी C अल्फा, और HA क्या हो जाएगा, C × 1 माइनस अल्फा। C को C से मल्टीप्लाई करो तो दिस इज C² अल्फा स्क्वायर, C × 1 माइनस अल्फा, C and the C gets cancelled, तो दिस इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka,
एंड Ka किसको बोलते हैं? Ka इज बेसिकली कॉल्ड एज अ dissociation constant for an acid. तो ये बेसिकली हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब Ka की वैल्यू हमारे पास है that Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. अब जितने भी है वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा बहुत कम होता है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो Ka क्या बन जाएगा? वो C अल्फा स्क्वायर बन जाएगा. तो अल्फा किसके बराबर हो गया? दैट इज Ka बाय C अंडर द रूट. तो ये है आपके पास लॉ. ठीक है, ये है कैलकुलेशन जो पेपर में करनी आती है, DOD की कैलकुलेशन कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब आपको पता है सबको कि कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए तो आपका जो वॉल्यूम है उसको क्या पढ़ोगे? मोलर वॉल्यूम पढ़ोगे. ठीक है, तो CE इज इक्वल टू 1 बाय VM हो गया, या आप ऐसा बोल सकते हो कि VM इज इक्वल टू 1 बाय C हो गया. ठीक है, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में आप यूज करोगे तो देन यू विल बी गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KA इंटू VM. ठीक है, तो अल्फा रूट ऑफ VM के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रूट ऑफ C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये दोनों आपके आ गए ऑसवाल्ड डिल्यूशन लॉ. एंड अगर इसी क्वेश्चन में मान लो उसने पूछ लिया कि आप H+ की कंसंट्रेशन बताओ या लेफ्ट सॉल्ट की कंसंट्रेशन बताओ, एसिड की कंसंट्रेशन बताओ, तो आपके पास ये फॉर्मूले हैं ही है, C माइनस C अल्फा और C अल्फा. मान लो आपके पास उसने पूछ लिया H+, इसी से आगे pH भी पूछ लिया, तो H+ का फॉर्म ने हमने क्या कैलकुलेट किया था? C अल्फा कैलकुलेट किया था ना बेटा. C इंटू अल्फा की वैल्यू वहां से भर दो. अल्फा यू कैन यूटिलाइज फ्रॉम हेयर जो हमने कैलकुलेट किया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाय C, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज रूट ऑफ Ka इंटू C. कंसंट्रेशन इनिशियल गिवन होगी, Ka की वैल्यू भी गिवन होगी, तो आप H+ की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो. मान लो इसी क्वेश्चन से तुम्हें pH भी कैलकुलेट करना आ गया, तो अगर तुमने H+ निकाल लिया तो उसकी pH क्या होगी? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ होगी. तो यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करके pH भी निकाल सकते हो. मान लो आपको वो पूछता है कि अब एसिड कितना बचा, तो वो C माइनस C अल्फा है. C इनिशियल कंसंट्रेशन दी होगी, C अल्फा आपने अभी ऊपर से कैलकुलेट किया है. मान लो ये वैल्यू x आती है तो x यहाँ पे रख देना. तो एक ही बार अल्फा कैलकुलेट करने से काफी सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, कुछ क्वांटिटीज इसमें नोन होगी. इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके जी. सेम कॉन्सेप्ट ना आप बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो. मान लो आपके पास कोई वीक बेस है BOH, तो वो भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा. तो इक्विलिब्रियम में आपके पास अनआयोनाइज्ड आयंस और अनआयोनाइज्ड सॉल्ट और आयंस फॉर्म्ड, इनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. तो सिमिलरली सेम जैसे आपने Ka की वैल्यू कैलकुलेट किया, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kb. Kb क्या हो जाएगा? पहले आप उसको उसी फॉर्मेट में लिख लो जैसे पहले लिखा था. B प्लस OH नेगेटिव अपॉन BOH. तो इससे आपको ये भी तो बात क्लियर हो रही होगी ना कि Kb जितना ज्यादा होगा उतना OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. और यहाँ से देखो, इससे प्रीवियस स्लाइड से, जितना H+ ज्यादा होगा उतना Ka ज्यादा होगा, यानी कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ हो गया ना. तो हम स्टार्टिंग से पढ़ तो रहे हैं कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एसिडिक स्ट्रेंथ. Ka किस चीज का मेजर है? एसिडिक स्ट्रेंथ का. ये कंसेप्ट आप बेस पे भी लगा सकते हो. Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव है, यानी कि Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? बेसिक स्ट्रेंथ के है. जितना ज्यादा Kb होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा. बाकी कैलकुलेशन आप सेम ग्राउंड पे जाके अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka बाय C आया था, या अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Kb बाय C आ जाएगा. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Kb इंटू मोलर वॉल्यूम VM भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन में. ठीक है, दिस इज द सेम कैलकुलेशन.
इज द क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कैसे लेते हैं? यस और नो Yes, एवरीवन? ma'am. ओके जी। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। मैम एक बार मैम स्लाइड्स दिखाना मैम लास्ट टू। जी, ये मैंने सेम आपका ना पिछले वाले एक्सप्रेशन से ही, जैसे आपने के ए कैलकुलेट किया उसी को रिपीट किया है, बस ये बेस के लिए है तो इसमें के बी लिख दिया है, और के बी को क्या लिख दोगे, वहां पे एसिड लिखा था, इसको लिख दो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस। और एक पी के बी भी होता है, पी के बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के बी हो जाएगा। तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग बेस है उतना पी के बी कम होगा, तो पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये चीज मैं आपको ऑर्गेनिक में भी बता चुकी हूँ, जितनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना पी के बी कम होगा। ठीक है बेटा? यस मैम, इससे पीछे वाली बताना मैम एक बार। ठीक है। डन मैम। ओके जी। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बेटा हमने ना 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने हैं रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। The first concept is a Arrhenius concept. Arrhenius is the name of the scientist. So the first is the Arrhenius concept of acid and bases. Arrhenius ने acid किसको बोला? The substance which donate the H plus ions in the aqueous form are called as an acids. जो H plus ions donate करते हैं उनको बोलते हैं aqueous form में acids, जैसे HCl, CH3COOH, H2SO4, HNO3। अब ये देखो यहाँ पे ये भी H प्लस आयन डोनेट करता है, पर ये अपने आप नहीं करेगा, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे, एक्वस फॉर्म लोगे तब करेगा। ये वीक है तो देयर इज अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो ऑल दीज आर द एसिड्स। ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स थे, और आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हम बेस किसको बोलेंगे? द सब्सटेंसेस which donate the OH negative ions in the aqueous form, which donate the OH negative ions in the aqueous form are known as bases। जैसे NaOH है, Na प्लस हो गया, OH नेगेटिव बेस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक्सेट्रा, ये बेस है 2OH नेगेटिव। अब जैसे ये 2 दे रहा था ना H प्लस, तो ऐसे इसको बोलते हैं डाई प्रोटेक। जैसे H3PO4 3 प्रोटॉन देता है तो इसको बोलते हैं ट्राई प्रोटिक एसिड, क्योंकि H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं ना, H प्लस आयंस का नाम है प्रोटॉन बोल देते हैं इसको। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से ऑल द एसिड एंड द बेसेस आर नॉट कवर्ड, सारे एसिड बेस नहीं कवर हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हम और देखेंगे जो आपके एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लेफ्ट रह गई, दैट वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ द अनदर कॉन्सेप्ट।
तो इज दैट क्लियर? इसको शिफ्ट कर दो, आर्हीनियस का तो सबको पता ही है कॉन्सेप्ट। Yes, ma'am. चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रॉन्स्टैंड्स कॉन्सेप्ट। दिस इज अ ब्रॉन्स्टैंड कॉन्सेप्ट। इसका कंप्लीट नेम है ब्रॉन्स्टैंड एंड लाउरीज कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरीज का जो कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस का, ये क्या कह रहा है? देखो, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी ने कहा था कि एसिड एंड बेस शुड गो साइड बाय साइड। अब ये शुड गो साइड बाय साइड का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर एक स्पीशीज H प्लस देती है ना, तो देयर मस्ट बी द अदर स्पीशीज विच इज अ एक्सेप्टर ऑफ H प्लस। ठीक है, तो इसने कहा एसिड इज द सब्सटेंस, acid is the substance which donate the proton and base किसको बोला? Base is the substance which accept the proton. ठीक है, और इसने एक बात बोली कि acid and the base exist in the conjugate pairs. Exist in the conjugate pairs. अब ये conjugate pairs का क्या मतलब होता है? कि strong acid has weak conjugate base and vice versa. ठीक है, जैसे मैंने एक अमोनिया ले लिया और एक HCl ले लिया। ठीक है, अब HCl क्या कर सकता है? विल इट इज बी इन द पोजीशन टू डोनेट द H प्लस और टू एक्सेप्ट द H प्लस? ये H प्लस दे सकता है या H प्लस ले सकता है? हम दे सकता है। हाँ जी, तो ये एसिड होगा। और NH3 क्या है? तो ये H प्लस ले सकता है, ये बेस होगा। तो HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये एसिड है। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और NH3 क्या है? ये प्रोटॉन ले सकता है, ये क्या बन जाएगा? NH4 प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एसिड है, ये बेस है, तो दिस इज इन द पोजीशन टू, अब ये क्या कर सकता है? अब इसके पास तो प्रोटॉन है ही नहीं ये देने के लिए। नाउ इट इज इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो जो पहले एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो बेस में कन्वर्ट हो गया। और ये उसका क्या बोला जाएगा? ये उसका बोला जाएगा कंजुगेट बेस ऑफ एसिड HCl। NH3 पहले बेस था, अब ये बन गया एसिड। इसे बोला जाएगा कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस अमोनिया। ठीक है, अब देखो अमोनिया है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका एसिड क्या होगा? वीक एसिड। वीक कंजुगेट एसिड है ना। अब ये एसिड क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका बेस क्या होगा? वीक बेस। Weak base. बोलते हैं कंजुगेट पेयर्स। ये क्लियर है आप लोगों को कैसे लिखा है मैंने? Yes, ma'am. यस मैम। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं फिर इससे रिलेटेड। जैसे वाटर है, इट्स conjugate acid and bases are Ma'am, previous slide दिखाना.
देखिए चले। Yes, ma'am. वाटर एक कंजुगेट एसिड है बेटा, अगर तो इसका अच्छा, वाटर का कंजुगेट एसिड क्या है? कंजुगेट एसिड का मतलब है ये खुद क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, try to give the answer. Can you see the poll on your screens? Everybody has to participate. मैम पोल सबमिट नहीं हो रहा है। आप चैट बॉक्स में सेंड कर दो जिस बच्चे का कॉल सबमिट नहीं हो रहा है ना। You can send your answers in a chat box. Otherwise, everybody is facing this difficulty, बेटा। No, ma'am. No, ma'am. स्टूडेंट का नहीं हो रहा है, he or she can send the answer in the chat box, no problem. फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा है तो आप नाम लिख सकते हो उसको, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। टिल नाउ द, हाँ आप ऑप्शन लिख के भी छोड़ सकते हो। एक बच्चे का ऑप्शन आया है मेरे पास एक। ठीक है बेटा, विल चेक एंड टेल यू। Okay, yes, everybody has done. Still some Yes. people are doing. Enough time I have given you. काफी बच्चों का सही आंसर है। This is the चलो देखते हैं। तो पहला था कि अगर H2O का कंजुगेट एसिड लिखो, तो अगर इसका कंजुगेट एसिड लिखना है तो ये खुद क्या होगा बताओ तो जरा। What it would look like? Base. बिल्कुल, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो बच्चा अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट ही करेगा, है ना। Yes. तो ये बना। अब ये क्या हुआ फिर इसका? कॉन्जुगेट एसिड। अब बच्चा जी अगर ये आपका एसिड है तो ये क्या करेगा? H+ लॉस करेगा। तो Conjugate ये base. क्या बना? कंजुगेट बेस। क्वेश्चन यही तो पूछा था, इसका कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। तो रिस्पेक्टिवली फर्स्ट से रिस्पेक्टिवली देखोगे तो ये दो आंसर आए ना, तो ये आ गया। तो ये ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। और जिन बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में सेंड किया था, एक बच्चे का सही है, एक का नहीं सही है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो इज दैट क्लियर बेटा? लिख लोगे ना? अच्छा, Yes, ma'am. जैसे किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन था,
कई बार वो क्या करता है ना, अभी वाटर का कोई आयन भी दे देता है, जैसे OH नेगेटिव दे दिया, मान लो उसने OH नेगेटिव का नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? मैम हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन है ना। तो इस हाइड्रोक्साइड आयन वो बोलेगी कि इसका एसिडिक और बेस लिखो, बेसिक पार्ट कॉन्जुगेट वन। तो अगर ये खुद एसिड है तो आप ऐसे लिख के किया करो, अगर ये खुद एसिड है तो ये H प्लस लूज करेगा तो O2 नेगेटिव हो जाएगा और H प्लस आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन गया बेटा, अगर ये एसिड है तो ये इसका क्या बन जाएगा? Conjugate base. कंजुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा और ये बन जाएगा। अब ये खुद क्या था, बेस था, तो ये इसका क्या पार्ट हो गया, Conjugate acid. कंजुगेट एसिड पार्ट हो गया। तो OH नेगेटिव का कंजुगेट बेस है O2 नेगेटिव और कंजुगेट एसिड है वाटर। तो अब मेरे ख्याल से आप एसिडिक बेसिक वाला ये कर लोगे काम। Yes, ma'am. कई बार कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे कि जो दोनों की तरह एक्ट करता है ना, दो, कई बार वो उस एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, तो वो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन आराम से एग्जांपल देख के। जो सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? These are called as a amphoteric substances. Means behaves like both acid and base. Behaves like both acids and bases. Okay, so next concept here is your Lewis concept, third concept, Lewis concept of acid and base. Of acid and base, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ने H प्लस और OH नेगेटिव को कवर किया, सेकंड कॉन्सेप्ट ने उन बेसिस को भी कवर किया जो OH नेगेटिव नहीं देते थे, जो H प्लस एक्सेप्ट करते थे। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एवरीबडी नोज दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे H प्लस OH नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। लुईस एसिड किसको कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला कॉन्सेप्ट है जो हम ऑर्गेनिक में सीख के आए हैं। लुईस एसिड मींस द substance which have the empty orbital to accept the lone pair of electrons are called as लुईस एसिड्स। जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, उनको लुईस एसिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द लुईस बेस, मतलब ये बेसिकली एक्चुअली में ना आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जिसको आप ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ के आए हो ना, जैसे BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। तो लुईस बेस क्या हो गए, the substances which have lone pair of electrons to donate are called as the Lewis bases. Lewis बेस है, यहाँ पे BeCl2 भी आ सकता है। और यहाँ पे जैसे अमोनिया, अब अमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये बेसिकली क्या हो गए आपके, न्यूक्लियोफाइल नहीं हो गए। लेट मी राइट हियर ओनली, अलग कलर से इसको लिख देते हैं। दीज आर द BF3। like this, NH3 to BF3, अमोनिया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, BF3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वी हैव डन अ इनफ डिस्कशन रिगार्डिंग दिस इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर।
So is that clear, the Lewis concept also? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next in this chapter is a one effect that is known as a common ion effect. Common ion effect. Now what does this common ion effect says? पहले इसकी statement देख लेते हैं, definition. The depression या suppression भी बोल सकते हो इसको, whatever you find convenient. The suppression in degree of dissociation of weak electrolyte by addition of strong electrolyte having one common ion is called as common ion effect. अब इसका मतलब क्या है? मान लो हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया. अब एसिटिक एसिड में CH3CO नेगेटिव एक्वस फॉर्म और H+, ठीक है, और ये हो गया आपका एसिटिक एसिड CH3COOH. अब क्या होगा? बेसिकली इस आयन में हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया इस सॉल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ऑफ द आयंस एंड द सॉल्ट. एक आयन कॉमन है. देखो सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. CH3CO नेगेटिव प्लस Na+, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा. अब क्या देखा गया कि ये कॉमन आयन हो गया दोनों में, एक वीक में है एक स्ट्रॉन्ग में है तो उसी सॉल्यूशन में ही है सब कुछ. तो कॉमन आयन से इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. कॉमन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. तो अगर मैंने आपको सिखाया ली-चैटरियल प्रिंसिपल, तो अगर कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा? जिस डायरेक्शन पे जो इंक्रीज किया कंसंट्रेशन वो यूज अप हो जाए. तो कॉमन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस दैट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम. शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा? Backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ तो जो आयन पहले डिसोसिएट हो रहा था, वीक था, वो तो और कम डिसोसिएट होगा. ठीक है ना? तो उसका DOD क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस. ठीक है, तो यही डेफिनेशन में लिखा है. suppression या depression in the degree of dissociation of the weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte having one common ion is called as a common ion effect. तो common ion को, common ion वाला कोई salt electrolyte डालने से weak electrolyte जितना टूट रहा था उतना भी नहीं टूट रहा, उससे भी कम टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं common ion effect. और इसका जो consequence है वो ली-चैटरियल प्रिंसिपल है. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. उसके बाद है इस चैप्टर में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ sparingly soluble salt. स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट पहले क्या होते हैं? स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट है जो पानी में बहुत कम घुलते हैं, जो पानी में इतने कम घुलते हैं ना कि एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है आयंस में और जो आपका सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है उसमें. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट. मतलब एक तरह से नीचे जाके बैठ जाते हैं, जिसको आप बोलते हो ना लैब में प्रैक्टिकल करते थे तो प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हो, ऐसा फॉर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट. मान लो मेरे पास कोई स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट है AXBY, तो जब हम उसे एक्वस फॉर्म में लेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा. अब डिसोसिएट कैसे होगा? X मोल्स हैं A के, Y मोल्स हैं B के. ठीक है, A के ऊपर कितना चार्ज आएगा? देखो A के ऊपर वो चार्ज आएगा जो B के पैर में है, Y+.
बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा जो एक्स के पैर में है, एक्स नेगेटिव, तो ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों में। ठीक है, अब मान लो स्टार्टिंग में ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 1 था और ये दोनों अभी बने नहीं थे, और ये टाइम जब t हुआ तो इसमें क्या हो गया, कुछ पार्ट इसका डिसोसिएट हो गया प्रोडक्ट में, तो जब डिसोसिएट हो गया तो ये बाकी इतना बन गया इधर इधर। अब ये S जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी है। देखो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही तो वो डिसोसिएट होगा ना, ठीक है ना, और सॉल्युबिलिटी बहुत लेस देन होती है 1 से, बहुत कम डिसॉल्व होता है, तो 1 माइनस एस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 ही आ जाती है। तो इसमें जो हम KSP कैलकुलेट करते हैं ना, KSP का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो एक्चुअली में ये आ जाता है, एक आयन जो आपके पास दिया हुआ है और इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो पावर बन जाएगी, बी आयन जो एक्स नेगेटिव दिया हुआ है उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो पावर बन जाएगी, तो ये एस आएगा और ये यहाँ पे जो एस आएगा पावर, यहाँ से एक्स आ गई और वहां यहाँ पे वहां वाई आ गई, तो एस की पावर एक्स प्लस वाई। इसको आप जर्नल में लेके चलो, मैं आपको अभी जो सॉल्ट का एक्चुअल में है ए बी टाइप वगैरह वो कराऊंगी, तो मैंने जर्नल सिखाया। तो इज दैट क्लियर कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ से डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of the sparingly soluble salt, sparingly soluble salt is the product of solubility of its ions raised to power of coefficients at any temperature. At that temperature, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। ठीक है, Yes, ma'am. अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के हमने पढ़ने हैं। जैसे टाइप 1 है आपके पास ए बी टाइप। अब ए बी टाइप कैसे डिसोसिएट होगा, सिंपल, जैसे पेपर में आ गया AgCl, तो ये ए बी टाइप है, 1 यूनिवेलेंट कैटायन यूनिवेलेंट एनायन, A प्लस और B नेगेटिव। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 में ये 1 था, ये 0 0 था। टाइम इज इक्वल टू t में जैसे आपको सिखाया ये 1 माइनस एस हो गया, ये एस एस हो गया, तो KSP क्या आ जाएगा, वो A प्लस और B नेगेटिव आ जाएगा, ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाता है, तो ये S इंटू एस। तो ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन है अगर पेपर में आती है कि KSP S स्क्वायर के बराबर, अगर पेपर में आपसे सॉल्युबिलिटी पूछता है तो वो रूट ऑफ KSP कर दोगे। और बार बार मैं बोल रही हूँ ये सॉल्युबिलिटी है जो ग्राम पर लीटर है, ये कंसंट्रेशन नहीं है मोल पर लीटर वाली। अगर वो कंसंट्रेशन पूछे तो आपको मोल पर लीटर वाला आंसर देना है। ग्राम को मोल पर लीटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल कैसे बनाते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास करके, ठीक है, तब ये मोल्स में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये अभी ग्राम पर लीटर है। दिस इज अ सॉल्युबिलिटी। KSP पूछे तो S का स्क्वायर, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. सेकंड टाइप, टाइप 2। अगर आपके पास है A2B या AB2, दोनों का सेम टाइप का आंसर आएगा। मैं एक की कैलकुलेशन कर देती हूँ, दूसरा एग्जैक्टली सेम है। जैसे AB2 आप अगर कर रहे हो तो A के ऊपर चार्ज आएगा 2 प्लस और 2B के ऊपर चार्ज आएगा माइनस, तो ये S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा। इसको तो लिखो ही ना क्योंकि ये 1 माइनस एस अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है। तो KSP यहाँ पे कैसे जाएगा, A2 प्लस और B नेगेटिव का स्क्वायर, यहाँ से S, यहाँ से 2S का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4S क्यूब। तो KSP की वैल्यू आ जाएगी ऐसे आयंस के केस में 4S क्यूब, KSP बाय 4 क्यूब रूट। ये टाइप 2 है। इज दैट क्लियर? yes, ma'am.
उसके बाद है टाइप 3। टाइप 3 है जैसे A2B3 टाइप, इसको आप करोगे तो 2A3 प्लस 3B2 नेगेटिव, ये 2S हो जाएगा, ये 3S हो जाएगा। और KSP आपका बन जाएगा A3 प्लस स्क्वायर B2 नेगेटिव क्यूब, 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब, 4S स्क्वायर 27S5 108S, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे तो 3 आएगा ना, बाद में ऐड करके 5 बनेगा। दिस इज 3 5। तो इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन जाती है KSP by 108 फिफ्थ रूट इज S। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला लगाओगे इस टाइप के लिए, और अगर KSP कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला लगाओगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, मैम now we can take a question, for example एक क्वेश्चन आप हम ले सकते हैं इसमें। ये मैंने तुम्हें एक इक्विलिब्रियम दे दिया है, एक गैसीय स्टेट है, ये सब गैसीय स्टेट है। आपको मुझे बताना है कि इंक्रीज इन द प्रेशर क्या करेगा। पहला है शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड, सेकंड है शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड, थर्ड है नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, फोर्थ है इंक्रीजेस द वॉल्यूम। या आप इसको ऐसे लिखो, फोर्थ है इंक्रीज इन द प्रेशर, आप ले लो इसमें follows formation of SO3। मल्टी ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है, देयर कैन बी द मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। चेक करो है या नहीं, किसी ने उसमें से एक भी दे दिया देन इट इज ओके। चलो जल्दी जल्दी बताओ। सेकंड वाला लॉन्च नहीं हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू लॉन्च द पोल, इसका आइकन ही क्लिक नहीं हो रहा है आज। बच्चों ने कईयों ने तो आंसर दे दिया। चलो इसका एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हो, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्च वाला जो है दैट इज नॉट वर्किंग, नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, इंक्रीज इन द प्रेशर से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर A D, किसी का B आ रहा है। चलो लेट्स चेक इट आउट। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जब रिएक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो कम वाली डायरेक्शन में जाएगा, कम वाली डायरेक्शन है फॉरवर्ड, तो A सही है और फॉर्मेशन ऑफ SO3 सही है। बोथ A and D ऑप्शंस आर करेक्ट। एक बच्चा है जिसने A and D बहुत दोनों ऑप्शंस करेक्ट की हैं, सुहानी महाजन, इसका आंसर सही है। कुछ कुछ बच्चों ने B ऑप्शन भी किया है, वो सही नहीं है बेटा। एक बच्चे ने D ऑप्शन आंसर दिया है, वो भी ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसको मैं स्टेटमेंट वाइज ही ले लेती हूँ बिकॉज पोल इज नॉट वर्किंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास, टेम्परेचर इंक्रीज करने से फेवर होगा या टेम्परेचर डिक्रीज करने से? फेवर्ड बाय, बस A B में से ही आपको आंसर देना है। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप, या एज इट इज डिस्कस करके बोल दो। क्या लगता है आपको बेटा?
सही बात है, जिसने आंसर दिया सही दिया. Exothermic reactions are favored by decrease in the temperature, and the endothermic reactions are favored by increase in the temperature. Is that clear? Yes, ma'am. चलिए, Yes. तो this is all for today. Next class में what we will do? Next class में इसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन पेंडिंग है, जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका नया चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे. चलो ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू सो मच. कीप ऑन रिवाइजिंग. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.